सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ हम देखने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अगर आपको आंसर पहले से पता है तो इसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, लोनार झील किस कारण बनी है? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड के टकराने से बनी है। लोनार झील का जो निर्माण है वो उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई है। तो इस तरह से ये लोनार झील हमें दिखाई देता है, जो कि ये यहाँ पर उल्कापिंड टकराया था जिस वजह से इसका निर्माण हुआ है। और ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील, तो याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 3। भारत में जो इलेक्शन कमीशन की जो संख्या है, इलेक्शन कमिश्नर की जो संख्या है वो होती है 3। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर के दिन। तो हम हर साल भारत में संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था। इस वजह से हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। पारा धातु का जो उपयोग है वो तापमापी में किया जाता है। तो इस तरह से जो ये तापमापी है यहाँ पर पारा होता है। तो ये पारा में यानी तापमापी में पारा होता है, जो कि हमें इंडिकेशन दिखाता है तापमान को। क्योंकि जो मर्क्यूरी धातु है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, और ये सेंसिटिव होने के वजह से ही जब टेम्परेचर नीचे आता है तो नीचे दिखाता है, ऊपर जाता है तो ऊपर दिखाता है। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो तमाशा इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है वटाल जनजाति का है, जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। तो दुमहल नृत्य जो है वो वटाल जनजाति का है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डल झील। निम्नलिखित में से जो डल झील है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित, और इसमें इसे कश्मीर का मोती भी कहा जाता है, डल झील को। अगला प्रश्न है, थाली नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा थाली नृत्य जो है वो है राजस्थान राज्य का। थाली नृत्य है राजस्थान राज्य का, जो कि एक महिला होती है जो कि थाली पर खड़े होकर नृत्य करती है, तो उसे थाली नृत्य कहते हैं। इस तरह से नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो इसका सही जवाब है नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है गरबा नृत्य। तो नवरात्रि का जो त्यौहार है वो 9 दिन चलता है और 9 दिन गरबा नृत्य होता है। सो गरबा में होता यह है कि महिलाएं हाथ में डांडिया लेकर इस नृत्य को प्रस्तुत करती है, जिसे गरबा नृत्य कहते हैं। या तो फिर बिना डांडिया के भी ये नृत्य प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, गरबा या मतलब है डांडिया। अगला प्रश्न है, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है उत्तराखंड से। हुड़का नृत्य का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। तो इस तरह से हुड़का नृत्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा करकट्टम। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम।
अगला प्रश्न है कौन सी धातु जंग नहीं लगती है, कौन सी धातु में, तो वो है सोना धातु, जिसमें जंग नहीं लगती है सोना धातु में। अब अगला प्रश्न है राउ नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। राउ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, राउ नृत्य। अगला प्रश्न है कि मारगम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है, तो वो है भरतनाट्यम का। मारगम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का शास्त्रीय रूप है। अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ नृत्य का जो संबंध है वो है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है, तो वो जुड़ी है कथकली से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, गोपी कथा जो है वो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, जो कि केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो वो धातु है पारा, यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी धातु जो है वो थर्मामीटर में प्रयुक्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो मर्क्यूरी होता है, जो कि टेम्परेचर को दिखाता है। अगला प्रश्न भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का। भारत में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु चुंबकीय होती है, तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो चुंबकीय होती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है, तो वो धातु है पारा धातु। पारा दो धातु है वो स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है, तो वह है तांबा। तांबा धातु जो है वो नीली ज्वाला से जलती है, तांबा धातु। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है, तो वो आधारित है महाभारत व रामायण पर। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत व रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है, तो वो होती है 6 वर्ष की। राज्यसभा में सदस्यों की जो अवधि है वो 6 वर्षों की होती है। अगला प्रश्न है तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा Cu। तांबे का जो रासायनिक प्रतीक है वो होता है Cu। अगला प्रश्न है धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है, तो वो होता है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर एक धातु है, इस तरह से अगर अपन एक धातु कंसीडर करते हैं और उसे यहाँ से हम हीट देना शुरू करते हैं, तो वो हीट जो है वो धीरे 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 यहाँ इस एंड तक पास होता है, तो इसे ही हम ऊष्मा चालकता कहते हैं, जो कि हीट पास हो जाए। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है, तो वो उद्योग है वायुयान, यानी हवाई जहाज बनाने के उद्योग में अधिक उपयोग होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हल्की शीट होती है जिसका प्रयोग किया जाता है वायुयान को बनाने में। अगला प्रश्न है किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े, तो वह है रोडियम धातु। रोडियम धातु की जो परत है वो चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े। अगला प्रश्न कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी, तो वो धातु है चांदी धातु। चांदी धातु जो है वो मुलायम होती है और चमकदार भी होती है। अगला प्रश्न है जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है, तो वो होता है गैल्वनाइजिंग में। जस्ता का जो उपयोग है वो गैल्वनाइजिंग में होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है, तो वो धातु है तांबा धातु। तांबा धातु का जो उपयोग है वो होता है विद्युत मोटर में। अब अगला प्रश्न है कौन सी धातु क्षारीय धातु है, तो सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है वो एक क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील है, तो चिल्का झील है वो खारे पानी की झील है। याद में रख लेना है चिल्का झील खारे पानी की झील है, जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो इसका सही जवाब है तांबा धातु। तांबा धातु जो है वो हरी परत बनाती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो वो होता है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए जो आवश्यक धातु है वो होता है आयोडीन। और थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में होती है इस तरह से, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है आयोडीन। अगला प्रश्न, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, अंडा और दूध, ये तीनों जो है वो मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो धातु है लोहा। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है होजकिन। विटामिन B12 का जो खोज है वो होजकिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये तीनों जो विटामिन है वो वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वह है विटामिन बी समूह। विटामिन बी समूह जो है वो शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है। और विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन आते हैं विटामिन बी ग्रुप में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो विटामिन सी अगर अधिक मात्रा में हम लेते हैं तो दस्त और जलन, डायरिया और जलन की शिकायत होती है विटामिन सी अधिक मात्रा में लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो वो है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग कैसा होता है? अगर हम नॉर्मल बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ की बात करें तो वो इस तरह से होता है, लेकिन अगर उसे रिकेट्स रोग है यानी विटामिन डी की कमी है तो उसकी जो हड्डियों का विकास है वो होता है इस तरह से, कभी मुड़ जाती है, तो कभी जॉइंट्स से प्रॉब्लम आता है, तो कभी जॉइंट्स अंदर हो जाते हैं, तो कभी जॉइंट्स बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है रिकेट्स नामक रोग में अगर बच्चों को रिकेट्स है तो। इसलिए उसे विटामिन डी भरपूर मात्रा में देना चाहिए ताकि रिकेट्स रोग ना हो। नेक्स्ट है, विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो वो है जल में घुलनशील। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो टाइटेनियम धातु का हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम दांत बनाने के लिए, टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का जो रंग है वो पीला और हरा होता है। पित्त का रंग पीला हरा होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो रक्त में पाई जाती है, आयरन। इसलिए हमारे खून का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है आयरन की मौजूदगी की वजह से। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन प्रकार का हार्मोन है। अब इंसुलिन का कार्य ये होता है हमारे शरीर में कि उस रक्त में जो शक्कर की मात्रा है उसे नियंत्रित रखना। रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित में रखना इंसुलिन का मेन काम होता है। अगर इंसुलिन की कमी है तो हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो सकता है। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज़ रोग यानी मधुमेह का रोग। नेक्स्ट, जत्रा नृत्य किस राज्य का है? तो जत्रा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का है। जत्रा नृत्य पश्चिम बंगाल का नृत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो
एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? अब अगला प्रश्न है कि गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इस खासियत ये है कि गिद्दा नृत्य को केवल महिलाएं ही करती है, याद में रख लेना, और ये भांगड़ा जैसा ही होता है। अब अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो सही जवाब है महिलाएं। गिद्दा नृत्य जो है वो महिलाएं करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, ये पंजाब राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो वह 7 से 9। भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो सही जवाब है पौराणिक कथाएं। कथकली में पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का किकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो विवाह के अवसर पर होता है। हिमाचल प्रदेश जो है वो किकरी नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है जलीकट्टू नृत्य का। अगला प्रश्न है, खोरिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है। खोरिया नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आता है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक राज्य का है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो डांडिया जो है वो किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन चलता है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है, और वहाँ पर डांडिया नृत्य किया जाता है नवरात्रि के समय में। डांडिया नृत्य में होता यह है कि स्त्री और पुरुष और महिलाएं जो होती है वो हाथ में डांडिया रखकर इस नृत्य को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो वो प्लीहा में टूटते हैं। आरबीसी जो है वो प्लीहा अंग में टूटते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो धातु है जिंक। रक्त में जिंक धातु जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वह है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो रक्त से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करता है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ा है, जो कि नवरात्रा के समय में गरबा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह हार्मोन होता है प्रोस्टेजोन। प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है गर्भ अवस्था में। अगला प्रश्न है कि त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो जो भाग है वो है मेलेनिन। मेलेनिन जो भाग होता है ये है मेलेनिन भाग। ये हमारे त्वचा का रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का जो कार्य होता है वो चित्र को बनाना होता है, और ये हमारा होता है रेटिना आँखों में। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो वो है हृदय, यानी हमारा दिल। वो है सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग, क्योंकि ये पंप करता है रक्त को हर अंग तक पंप करने का काम करता है हृदय। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, और स्कर्वी नामक रोग इस तरह से होता है जो कि ये मसूड़े है, और मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों का सूजना ये शुरू हो जाता है विटामिन सी की कमी की वजह से, और स्कर्वी रोग होता है इस तरह से मसूड़ों से खून आना शुरू होता है। नेक्स्ट होता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है?
तो थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो हमारे गले में है। तो इस तरह से थायराइड ग्रंथि हमारे गले में मौजूद होता है और इसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड के लिए आयोडीन धातु यानी उस तत्व की आवश्यकता होती है उसके ग्रोथ के लिए, यानी उसके सुचारू रूप से चलने के लिए। अगर आयोडीन की कमी है तो हमें गलकंड नामक रोग होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गंडमाला। गंडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी से, और वो कहाँ होता है? गले में। तो इस तरह से हमारे इसमें थायराइड ग्रंथि होती है नॉर्मल में, और जब हमें गंडमाला रोग होता है तो वो थायराइड ग्रंथि कुछ इस तरह से हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से हमें होता है गंडमाला रोग, जो कि इस तरह से वो दिखाई देता है बाहर से। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो वो होता है चांदी में। चांदी धातु का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, जो कि ये वाली होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से आरबीसी को ऊर्जा मिलती है, तो इस तरह से मिलती है। अगला प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वो भाग है आइरिस। आँख का जो आइरिस भाग है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ये है आइरिस, और ये प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो रक्त में यूरिया के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 55%। रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो 55% होता है। अभी देखो, ये टोटल 100% हो गया रक्त में, तो जिसमें से जो 45% है वो होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अब उसमें से जो 1% होता है वो है बफी कोट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं 1% में। अब जो बचा 55% है उसमें होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में होता है सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन्स। तो 55% जो भाग है रक्त में वो होता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो बीमारी है एड्स की बीमारी, जो कि यौन संपर्क से फैलने वाली ये बीमारी है। ये फैलने के और भी कारण है, लेकिन मेन कारण है यौन संपर्क। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो है एनीमिया नामक रोग। एनीमिया जो रोग है वो रक्त की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम रक्त का स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मल में ऐसा होता है, और एनीमिया रोग होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी गले में सूजन से होती है? तो वो बीमारी है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस की जो बीमारी है वो गले में सूजन की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम हर साल मनाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल के दिन। हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। अगला प्रश्न है, कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो कैंसर का जो मुख्य कारण होता है वो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का जो एकमात्र कारण है वो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो है 22 अप्रैल के दिन। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई के दिन हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 8 सितंबर को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है?
तो वो बीमारी है ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा की जो बीमारी है वो आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है पोलियो का रोग। पोलियो का जो रोग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र है उसे प्रभावित करने का काम करता है पोलियो। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस बीमारी का जो दूसरा नाम है वो है म्यूकरमाइकोसिस, जो इस तरह से ब्लैक फंगस होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है? तो वो होती है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है एंसोफलाइटिस। एंसोफलाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से मस्तिष्क जो है वो सूज जाता है। अगला प्रश्न है काली खांसी का कारण क्या है? तो काली खांसी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है काली खांसी का। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि मनाने का उद्देश्य यह है मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उनके प्रति जागरूक रहना। और 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद में रख लेना है। क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते 1 मई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हुए हैं हॉकी के खेल से। धनराज पिल्लई का जो संबंध है वो हॉकी के खेल से है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो वो बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है। अगर हम नॉर्मल ब्लड देखें तो इस तरह से होता है, और अगर हम ल्यूकेमिया वाला देखें तो इस तरह से होता है, और ल्यूकेमिया सेल्स होते हैं इस तरह से। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो बीमारी का नाम है एनीमिया। एनीमिया रोग जो है वो रक्त की कमी से होती है। तो इस तरह से नॉर्मल ब्लड का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, और अगर एनीमिया है, रक्त की कमी है, तो इस तरह से देखने मिलता है। अगला प्रश्न है रिंगवॉर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो है फंगल। रिंगवॉर्म जो है वो एक फंगल संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया किससे होता है? तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया रोग। तो डिप्थीरिया इस तरह से गले में होने वाला ये रोग है, यानी अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील कुछ इस तरह से है उड़ीसा राज्य में। ये भी याद रखना है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस इस तरह से इसका मैप बनता है, जो कि एशिया का ये सबसे बड़ा देश है। और वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो हमारा भारत है। भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का संगम कहाँ होता है? तो नील नदी का संगम होता है भूमध्य सागर में। नील नदी जाकर मिलती है भूमध्य सागर में। तो इस तरह से नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर मिलती है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखना है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है?
तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन आता है, यानी उसके अधिकार में आता है डेनमार्क के। तो ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? तो सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं क्योंकि आधी रात में यहाँ सूरज उगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य से है, नासिक से। तो ये है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, उलर झील कहाँ स्थित है? तो उलर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। उलर झील है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में आता है सांभर झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामयनी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामयनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है मैंग्रोव वन के लिए। सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है मैंग्रोव वन, यानी सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो वो कहलाता है जयपुर। जयपुर को हम गुलाबी नगर कहते हैं, यानी पिंक सिटी के नाम से इसे हम जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है? तो वो है डल झील। डल झील को हम कश्मीर का मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। तो ये है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है। नेक्स्ट, जोसेफ एंटम किसकी आत्मकथा है? तो वो है सलमान रुश्दी की आत्मकथा है जोसेफ एंटम। अगला प्रश्न है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो वह है श्रीनगर में स्थित है डल झील, जिसे कश्मीर का मोती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो वो है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड के जो लेखक है वो है चेतन भगत। अगला प्रश्न, कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी नदी को कहते हैं। तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक राज्य से निकलते हुए फिर वह तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है, और तमिलनाडु राज्य जो है वो काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं कावेरी नदी पर, इसलिए इसे तमिलनाडु का गंगा कहा जाता है। तो कई समय से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में कावेरी विवाद भी चल रहा है। अगला प्रश्न है, गोदान किसने लिखा है? तो गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान उपन्यास, जो कि किसान के जीवन पर आधारित है गोदान पुस्तक। नेक्स्ट, पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की जो गति की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब अगला प्रश्न है कि हराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो वह है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है हराउन एंड द सी ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वह है मणिपुर राज्य में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पहले विदेश मंत्री भी थे। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वह है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील।
अगला प्रश्न है आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 महीने की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है और राष्ट्रपति आपातकाल को लागू करता है। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखा है। और हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये भी आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग थे पर्वतारोहण से संबंधित। अगला प्रश्न पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में स्थित है पुलिकट झील। अगला प्रश्न है कि बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं राहुल द्रविड़ को। जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है, राहुल द्रविड़ को हम कहते हैं बल्लेबाजी की दीवार। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था चुनाव आयोग का। अगला प्रश्न है कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 20-20 मिनट की। 20 मिनट का पहला हाफ और 20 मिनट का फिर दूसरा हाफ होता है कबड्डी मैच में। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ? तो सही जवाब है 1987 में। 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, जो कि पाकिस्तान और इंडिया ने संयुक्त रूप से आईसीसी वर्ल्ड कप को आयोजित किया था। नेक्स्ट, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो स्प्रिंट शब्द है जो है दौड़ से जुड़ा हुआ। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो की है। फाल्कन किक का जो संबंध है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो था C.K. नायडू। C.K. नायडू थे भारत के पहले टेस्ट कैप्टन और यह C.K. नायडू की तस्वीर। अगला प्रश्न है BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। BCCI जो है वो एक राष्ट्रीय संस्था है जो क्रिकेट को संचालित करती है। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। फिर उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया, फिर रोहित शर्मा भी थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न है कि चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो वो होते हैं 32 मोहरे होते हैं चेस के खेल में। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक है वो है खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 448 अनुच्छेद है संविधान में। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग 16 में दिया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का संरक्षण। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है भाईचारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान की 90वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान की जो 90वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।